साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सेवेंथ फेज एसटीईटी या सेवेंथ फेज में शिक्षकों की बहाली को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियो में डाटा के साथ विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि नियोजन जो है वो किस प्रकार से होगा, प्रोसीजर क्या है, नियोजन किस प्रकार से होता आया है, आगे की प्रक्रियाएं किस प्रकार से घटित होंगी, सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। एसटीईटी के मार्क्स को जिस प्रकार से लोगों ने बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ाया है, उस मार्क्स का क्या हाल है उसको देखेंगे। और एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा, जिसमें एसएसटी के कई डाटा का विश्लेषण हम लोग करेंगे। पूर्व में जो बहालियां हुई हैं, जो चरण पूर्व में समाप्त हो रहे हैं, उन चरणों के बारे में कैंडिडेट जो हैं किस प्रकार के थे, क्या मार्क्स है, किस प्रकार का उनका प्रतिशत बन रहा है, और आगे 7वें चरण में जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को 2011 और 2019 में टोटल कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, सारे बिंदु के साथ हम लोग डाटा के साथ इसमें विश्लेषण करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है आपके लिए, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बिना वक्त गंवाए हम आपको ये बात को बताते हैं कि बिहार एसटीईटी में कुल जितने विषय हैं उनमें से 2 विषयों को लेकर के हमने लगातार चर्चाएं की हैं कि आपको 2 विषयों में काफ़ी अधिक संख्या है अभ्यर्थियों की, जिसमें पहला विषय आपको सोशल साइंस का है और दूसरा विषय आपको कंप्यूटर साइंस का है। आज विस्तृत चर्चा सोशल साइंस पे होगी, अगले वीडियो में जो है कंप्यूटर साइंस को लेकर के स्पेशल वीडियो रहेगा जिसपे कि विस्तृत कंप्यूटर साइंस को लेकर के चर्चा होगी। परंतु कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। कई महत्वपूर्ण जो कोरिलेट करने वाले, जो संबंध वाले जो कुछ तथ्य होंगे वो आप लोगों तक भी बेहद सुविधाजनक रूप से पहुंच सकेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद आवश्यक है। आपकी स्क्रीन के सामने मैं अभी 2 डाटा पेश करूंगा जो कि मुख्य रूप से सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए होगा। और एक डाटा जो आपकी स्क्रीन के सामने ये पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं, जो कि 6 to 8 के जो अभी काउंसलिंग आपको पता है कि चल रही है, और ये जो है दरभंगा का है, और 2019-20 का ये आपको पता है कि नियोजन चल रहा है, 6ठे चरण का नियोजन। और इसके तहत क्या प्रक्रियाएँ हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, अभ्यर्थियों के अंक प्रतिशत कितने हैं, और साथ ही साथ एक डाटा और मैं प्रस्तुत करूंगा जो कि एसटीईटी के रिगार्डिंग होगा, जो कि 9 और 10th के जो क्लास के लिए अभ्यर्थी आवेदन दिए हैं एसटीईटी 6ठे चरण के लिए, उसमें क्या उन लोगों का डाटा कहता है, मेरिट किस प्रकार से बनता है, आगे नियोजन किस प्रकार से हो रहा है, और कई महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ विश्लेषण करने के लिए पहले इस ब्लॉक टीचर एम्प्लॉयमेंट 2019-20 ये फाइनल मेरिट लिस्ट है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। आपको पता है कि ब्लॉक लेवल पर हो, पंचायत लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, हर लेवल पर जो है बहालियाँ होती हैं, और उस बहाली में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, और उस आवेदन का एक फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पहले तैयार होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और अब अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत लंबा होता है सोशल साइंस में। हालांकि ये 6 to 8 को लेकर के है, इसको लेकर के उतने घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अभ्यर्थी जो 6 to 8 में भी अप्लाई करेंगे, चूँकि आपको पता है कि 6 to 8 के साथ साथ आपको 9-10th के लिए भी सोशल साइंस के पास मौका होता है, परंतु कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें अभी जो है वो आपको 6 to 8 में मौका नहीं है। इवन 9-10th में भी फिलहाल गवर्नमेंट के पास मौका नहीं है। हमने प्रयास जरूर इस बात को किया है कि 9-10th में जो है कंप्यूटर के एक शिक्षक को जो है बहाल सरकार करे, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति क्या है वो आने वाले समय में पता लगेगी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो डाटा है ये लगभग 800 से ज़्यादा 860 पेज का ये डाटा है, और इस 860 पेज के डाटा में कम से कम आपको जो है, मैंने जहाँ तक देखा है, 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है केवल इस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए ब्लॉक टीचर एम्प्लॉयमेंट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दरभंगा का, इसमें अप्लाई किए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सोशल साइंस जो ऐसा विषय है, हालांकि अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, लेकिन परेशान होने का एक वाजिब रीज़न है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, जो कि 6 to 8 के लिए है, ये जो डाटा आपको दिख रहा है। और एक और डाटा अगर मैं आपको दिखाऊंगा वो 9-10th के लिए एसटीईटी के लिए होगा। पहले इसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें अगर पहला नंबर आप देखेंगे तो एप्लीकेंट नेम आप देख सकते हैं रूबिया, और इनमें जो जिस प्रकार से इन लोगों का मेरिट अभी तक बनते आया है पूर्व के नियमावली के आधार पर, जो कि आपको 2012 का नियमावली अभी तक लागू है 6ठे चरण में, उसमें इनके मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड या डीएलएड का, और उन सारे अंकों को जोड़ करके इवन इनको वेटेज भी दिया जाता था, बीटेट या सीटेट जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, और उन सारे चीज़ों को जोड़ करके अंतिम में टोटल मेरिट तैयार होता था। यानी कि इन सारे प्रतिशतों को जोड़ करके, और बीएड में जो इनका जो बीटेट और सीटेट में जो
जो इनका मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग जो इनको वेटेज दिया जाता था, उन सभी को जोड़ करके इनका टोटल मेरिट निकलता था। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 76% इनका 10वीं में बनता है और 88.20% यहाँ 12वीं में बनता है। ग्रेजुएशन में 76% और ट्रेनिंग में यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं जो है 82.84% यहाँ बनता है। इंस्टीट्यूट इनका भोपाल का है। चूँकि आपको पता है कि डोमिसाइल छठे चरण में लागू नहीं है, इसलिए पूरे भारत के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। और जो ट्रेनिंग का जो पासिंग मार्क्स, जो ट्रेनिंग का जो पासिंग जो ईयर है 2019 है। इनका जो एवरेज जो वेटिंग मेरिट बनता है वो 80.76 और 2 अंक वेटेज के साथ 82.76, ये टॉप रैंकिंग पे है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 6 to 8 के लिए जो है ये आपको 82.76, ये दरभंगा को मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों दरभंगा सदर में आपने जो भीड़ देखी थी वो कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान को देखी थी, इसलिए दरभंगा पर विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये 82.76 का ये आंकड़ा पहुंचता है और ये आंकड़ा 82.76 पहुंचने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो 10th है और 10th के साथ साथ 12th है। आपको पता है कि ये 2012 के नियमावली के अकॉर्डिंग 10th और 12th है। अगर आप 2020 के नियमावली को देखिएगा तो 2020 का नियमावली आपको कहता है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इस आधार पर आपको जो है बीएड या डीएलएड जो भी हो 6 to 8 के लिए या आपको 1 to 5 के लिए डीएलएड भी है, और तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये 6 to 8 के लिए जो है एप्लीकेबल है। और इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2020 की नियमावली के तहत इस आधार पर जो है मेरिट आपको बनेगा। परंतु ये चूँकि पूर्व की नियमावली के आधार पर ये बहालियाँ होती आई हैं, इसलिए इसमें 10th का, 12th का, इवन ग्रेजुएशन का और आपको बीएड का, ये सारी जो मार्क्स हैं इनको जोड़ करके और सीटेट और बीटेट में जो इनका प्रतिशत आया था, अंक आया था, उस पर वेटेज की भी जो है यहाँ पर चर्चाएं थी। इस आधार पर इनको यहाँ पर 82.76 ये अंक प्रतिशत गया है। अब अगर दूसरी ओर आप देखेंगे, जो कि मैं 2011 वाले को आपको दिखाऊं, इस आंकड़े को दिखाने के पीछे का उद्देश्य था कि 6 to 8 में अभ्यर्थी किस प्रकार से हैं। लगातार इस बात की चर्चाएं होती हैं कि 6 to 8 में कितने अभ्यर्थी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भीड़ जो है वो 10,000 प्लस की भीड़ आपको यहाँ पर, टोटल 860 पेज का ये आंकड़ा है, आप देख सकते हैं 860 पेज का आप यहाँ पर क्लियर ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। और ऐसा ही भीड़ सोशल साइंस में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, परंतु दरभंगा में बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिला है। और इस कारण से ये 6 to 8 को लेकर के सोशल साइंस को हमने यहाँ पर दिखाया। अब मूलतः हम लोग चलते हैं अपने उस STET का जो आंकड़न है उस आंकड़न की ओर कि किस प्रकार से ये भी दरभंगा का है। और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, जो कि निराकरण, आपत्ति निराकरण के उपरांत ये बनाई गई थी 2011 वालों के लिए। और इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि ध्यान देने वाली है। आप यहाँ पर देखें कि कैंडिडेट ने अमित कुमार जो कि टॉप रैंकिंग पे हैं, और इनका जो प्रतिशत बनता है, टोटल प्रतिशत आप यहाँ पर देखें 79.517 ये इनका मेरिट टोटल बनता है। ये मेरिट कैसे कैलकुलेट किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि ये भी बहाली जो है वो 2012 की नियमावली के तहत हो रही है, इसलिए इनका जो है मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का टोटल को जोड़ करके उसके बाद इनको वेटेज भी दिया गया था। आप देख सकते हैं STET वेटेज 2 अंक और ऑनर्स वेटेज 5 अंक का यहाँ पर दिया गया था। यानी कि आप यहाँ पर देखें कि इनका जो मैट्रिक का जो प्रतिशत बन रहा था वो 57% था, इंटर का जो प्रतिशत था वो आपको 74% था, ग्रेजुएशन का जो है वो 72.375 है और बीएड में इनका 86.692 है। इन सभी को जोड़ करके इसमें ऑनर्स जो है, चूँकि आपको पता है कि जो एक संशोधित जो शेड्यूल निकला था उसमें ऑनर्स के वेटेज को यहाँ पर 5%, 5 नंबर दिया गया था। और STET के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी वेटेज जो है इन लोगों को दिया गया था। इस कारण से इन लोगों का जो मार्क्स है वो आगे बढ़ा था, 7 नंबर तो इन लोगों को मिनिमम मिला था। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से 5 अंक जो है वेटेज भी मिला है ऑनर्स का और 2 अंक STET का वेटेज मिला है। परंतु STET का वेटेज जिस प्रकार से था कि 105 से नीचे वाले को 2 अंक और उसके बाद 105 से ऊपर के 4, 6, 8, 10 इस तरीके से वो डिवाइड किया गया था। 70%, 70 से लेकर 90, 80% इस तरीके का डिवीज़न जो था वो, जो कि नियमावली 2012 में उसकी उल्लेख थी। और उसी तरीके से कैटेगराइज यहाँ भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि किसी को 2 अंक STET का वेटेज मिला है, तो किसी को 6 अंक STET का वेटेज मिला है, किसी को 6 मिला है, तो किसी को 4 मिला है, फिर किसी को 2 मिला है। परंतु एवरेज आपको 2, 4, 6, 2, 4, 6 का आंकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि 2011 की चर्चा है। आप इस अगर STET वेटेज को आप देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से है। क्योंकि आपको पता है कि 60% वहाँ पर क्वालिफाइंग था, इसलिए STET की मैं बात कर रहा हूँ, तो 90 नंबर तो वहाँ मिनिमम लोगों ने लाया है। और 90 नंबर ही नहीं, इवन 100+ मैक्सिमम लोगों का अभी भी नंबर जो है 100+ है 5 चरणों के बीत जाने के बाद। ये मैं काफ़ी डाटा देखने के बाद आपको मैं इस बात को बता रहा हूँ। तो मुख्य बातें यहाँ पर हैं कि ये जो 2012 की नियमावली के तहत जब ये
बहाली हो रही है। तो इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सभी को और इवन ऑनर्स के वेटेज और एसटीईटी के वेटेज को भी जोड़ करके ये प्रतिशत 79.517 होता है। परंतु आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि 2020 का नियमावली क्या कहता है, 2020 का नियमावली केवल और केवल आपको बीए प्लस बीएड की चर्चाएं करता है, डिवाइडेड बाई 2 करता है। ना तो ऑनर्स का वेटेज की चर्चा करता है यहाँ होता है यहाँ पर, ना ही एसटीईटी के मार्क्स के चर्चा वेटेज की चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। अगर इस आधार पर अगर सेम कैंडिडेट का अगर आप देखें निकाल करके, तो ग्रेजुएशन में इनका 72.375 अंक है और बीएड में इनका 86.692 अंक है। अगर आप इसी को राउंड फिगर में आप अगर देखेंगे तो 158 नंबर बनता है और 158 नंबर को अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 74% के आसपास का यहाँ पर इनको बनता हुआ नज़र आ रहा है। अंक प्रतिशत का जो टोटल मेरिट लिस्ट है, जिस प्रकार से नियमावली 2020 कहती है, माफ़ कीजिएगा 79% आसपास यह बन रहा है। 158 जो है ये 79% के आसपास का इनका बन रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ग्रेजुएशन और बीएड अगर इन दोनों अंक प्रतिशत को आप जोड़ दें तो इनका मार्क्स जो है वो अभी भी 79 बन रहा है। ऑनर्स और वेटेज को हटा दिया जाए 7 नंबर को तब, क्योंकि इनको पता है कि इंटर में लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, मैट्रिक में लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आते हैं और सरकार ने नियमावली 2020 की जब उल्लेख किया था तब 2020 में मैट्रिक और इंटर को सरकार ने हटा दिया था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात कि एसएसटी में, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में जहां पर नियमावली ये कहता है कि एग्रीगेट आपको मार्क्स लाना होगा, एग्रीगेट परसेंटेज को यहां पर जोड़ा जाता है। तो आप यहां पर समझे कि एग्रीगेट की जब चर्चाएं होती है यानी कि सब्सिडरी के साथ आपको देखना होगा, यानी कि टोटल किसी का 1500 होता है, किसी का 3000 होता है, किसी का 2400 पे कैलकुलेशन होता है, तो आपको ये एग्रीगेट जोड़ना है। और इनका ग्रेजुएशन में 72.375 ग्रेजुएशन में इनका प्रतिशत है और 86.692% है। इस कारण से इनका 79% अभी भी बन रहा है। सेम अगर उनके नीचे पे आ जाए जो कि 2 नंबर पर है, देखिएगा अंतर कितना का होता है। इनका जो है 68 नंबर आपको 68% ग्रेजुएशन में और 77% बीएड में। तो अगर आप इस तरीके से आकलन निकालें तो आपको 145 बनता है, जो कि 145 को अगर आप डिवाइड कर दे 2 से तो आप देख सकते हैं कि लगभग 72 दशमलव समथिंग जो है वो पॉइंट बनता है। यानी कि एक पहले नंबर वाले का अगर आप आकलन निकालें, मैं 2011 के आधार पर ही बता रहा हूं, तो पहले और दूसरे में लगभग 7% का आपको अंतर अभी देखने को मिलता है। तो ये खेल है, आपको नियोजन इकाई में इस तरीके से आपको आगे प्रोसीजर के साथ फॉलो करना पड़ेगा। परंतु ये बात तय है कि 2011 वाले को जिस प्रकार से ऑनर्स और एसटीईटी का वेटेज मिला था वो वेटेज अभी यहाँ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बीए और बीएड डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर यहाँ पर बहाली होने वाली है। हालांकि इसमें भी कैंडिडेटों की संख्या अगर आप देखें जो कि 2011 एसटीईटी के 261 पेज का है और इन 261 पेज में अगर सबसे अंतिम पेज में आप जाएंगे तो तकरीबन हमको लगता है कि 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ये आपको अंतिम पेज है और लगभग 4156 कैंडिडेट आपको यहाँ भी हैं। यानी कि 2011 की आप बात कर ले और 2019 की बात कर ले तो 2011 में जैसा हमने अनुमान लगाया है कि तकरीबन 3 से 4000 कैंडिडेट जो हैं यहाँ से अभी भी ऐसे हैं जो कि बच सकते हैं। 3 से 4000 कैंडिडेटों का भीड़ यहाँ से आ सकता है। इसलिए भीड़ को मैनेज करने के लिए, भीड़ को आगे एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सीटें बढ़ानी बेहद आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि जो 4156 पोजीशन पर है उनका हालांकि एवरेज स्कोर काफ़ी कम है, 46.464 बनता है, परंतु फिर भी कैंडिडेट हैं और हर कैंडिडेट को जॉब मिल पाना बिहार में ये बहुत दूर की कौड़ी साबित होती है। परंतु प्रयास होना चाहिए कि गवर्नमेंट जितनी अधिक से अधिक सीट बढ़ा दे। अब बात होता है कि 2011 वालों का प्रभाव कितना अधिक तक पड़ सकता है। आप देखिए भीड़ बहुत है, मानना पड़ेगा, ये बात कहीं से गुरेज नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि 2011 की भीड़ को मैनेज करने के लिए इनका डेट ऑफ बर्थ इनके साथ होना चाहिए। क्या डेट ऑफ बर्थ इनका साथ है आप अगर देखेंगे तो 84, 83, 73, 74, 80, 74 इसी अकॉर्डिंग इन सभी का डेट ऑफ बर्थ आपको दिखता है और इसके माध्यम से कई लोग जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार जो है आगे 7th फेज की जो नियोजन प्रक्रिया है वो चलाती है। परंतु कैसे अगर नियोजन होगा इस बात की अगर आप चर्चाएं करें तो आप ये समझ सकते हैं कि नियोजन जो 2020 की नियमावली कहती है कि बीए और बीएड के आधार पर, बीए और बीएड डिवाइडेड बाई 2, ये एसटीईटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी आधार पर आपका जो है प्रतिशत कैलकुलेट होगा, मेरिट नियोजन इकाई में बनेगा। अप्लाई करने का मौका ऑनलाइन सेंट्रलाइज अगर होता है तो आपको एक बार अप्लाई करने पर जो है आगे जिस भी प्रकार से जहाँ पर आप फिट बैठते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट आपको उस अकॉर्डिंग वहाँ के लिए बहाल कर सकती है। आगे देखना होगा कि प्रक्रियाएं किस ओर मूव करती है, परंतु 2 विषयों में से एक विषय जो महत्वपूर्ण था एसएसटी का, जिसमें काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को जो है सीटें बढ़ानी बेहद आवश्यक है, अभ्यर्थियों को दबाव डालना बेहद ज़रूरी है ताकि सीटें बढ़ सके। रही बात एसटीईटी मार्क्स को लेकर के, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वेटेज है, आप देख सकते हैं कि एसटीईटी का वेटेज अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये कैंडिडेट जो हैं वो आप लगभग 3600 पोजीशन पर भी अगर कैंडिडेट 4 अंकों का वेटेज पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि 100 के ऊपर सारे लोग आप मान सकते हैं, 100 के नीचे बहुत कम लोग। मिनिमम आपको मैंने बताया है कि 100 प्लस, मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसमें कि आप अंक देख सकते हैं। 100 के प्लस लोग हैं जो कि हर कैंडिडेट जो कि बिहार में 2011 में क्वालिफाई किए थे 100 प्लस लाने वाले हैं। इवन अभी भी 130 131 वाले कैंडिडेट भी आपको दिख जाएंगे, 117 115 ये नॉर्मल लोग, 105 107 110 नॉर्मल लोग हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 में लोग जो हैं वो 75 नंबर ला करके भी हैं और 110 नंबर ला करके भी मेरिट में कई विषयों में है, परंतु सोशल साइंस में जो है बात, ये बात अलग हो जाती है। 2011 में भी काफ़ी अच्छे अंक लाने वाले लोग अभी भी पड़े हुए हैं जिनका नियोजन नहीं हो पाया है, और उसके लिए अंकों का जो खेल है, एसटीईटी मार्क्स का जो खेल है, वहाँ मार्क्स पर वो भारी पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न था उस समय के लोगों का जो मार्क्स था, वो मार्क्स आप देख सकते हैं जाकर के किसी भी नियोजन इकाई के मेरिट लिस्ट में। हमने उस चीज़ को देखा है, कंसिडर किया है, तब इस बात को आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी रही बात नियोजन की, तो आपको पता है कि बिहार सरकार के माध्यम से अप्लाई करने का जब मौका मिलेगा सारे लोग अप्लाई करेंगे, ऑल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद नियोजन इकाई जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। दरभंगा का दिखाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि दरभंगा जो है वो बेहद क्रूशियल रहता है, हर बार दरभंगा में भीड़ काफ़ी अधिक होती है, और इस बाबत जो है अभ्यर्थियों को ये देखना होगा कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है। अब कितना अंक सेफ है, कितने अंकों का चयन हो सकता है, किस प्रकार से अभ्यर्थी आगे बढ़ सकते हैं, कितने प्रतिशत के अंक वाले अभ्यर्थी कहाँ आवेदन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आने वाले समय में वीडियो क्रिएट करूंगा। परंतु अभी के लिए सिर्फ इतना ही, एसएसटी को लेकर के हमने विस्तृत डाटा के साथ विश्लेषण किया। आने वाले समय में मैं सारे विषयों को लेकर के 1 बाई 1 उपस्थित होऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। कोरोना से खुद को भी बचाए रखिए, लोगों को भी बचाए रखिए, और इंतजार कीजिए 25 फरवरी के नियुक्ति पत्र का, और तब जाकर के 7th फेज की प्रक्रियाओं के स्टार्ट होने का। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग 25 फरवरी में नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं, और एसटीईटी में जो लोग 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, आगे आने वाले समय फिर चर्चाएं की जाएंगी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।